हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे 17 नवंबर के एडिटोरियल सेशन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता देता हूं थोड़ा सा आशीष क्लासेस एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेड कोर्सेज यहां पर आपको नजर आएंगे। इन पेड कोर्सेज में सबसे बेहतरीन किस्म का एक कोर्स है क्लोज टेस्ट इन पैराजंबल का। यहां जो भी क्लोज टेस्ट और पैराजंबल आपको उपलब्ध होते हैं वो सब के सब न्यूज़पेपर से बनाकर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पीडीएफ मिलता है, वीडियो सॉल्यूशन उसका मिलता है। अगर आप ई बुक्स की बात करते हैं तो वहां पे एडिटोरियल वर्ड्स ई बुक्स उपलब्ध हैं। 2 ई बुक्स उपलब्ध हैं, एक जनवरी से लेकर जून तक के वर्ड्स हैं, एक में जुलाई से लेकर सितंबर तक के वर्ड्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला एक बैच होता है जो अब हम स्टार्ट करेंगे कल से। वेंसडे से हर बैच स्टार्ट होता है ये, तो अब ये कल से स्टार्ट होगा बैच। इस रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप चाहते हैं कि पर डे 2 एडिटोरियल्स देखें, जिसमें से एक एडिटोरियल यही मिलेगा जो आप यहाँ यूट्यूब पर देखते हैं शाम को 5 बजे, वहां पर आप 12-1 बजे के करीब प्राप्त इसको करते हैं। दूसरा एडिटोरियल जो डिजिटल बोर्ड पर नहीं होता है वो आप प्राप्त करते हैं रात को 11-12 बजे के करीब, ठीक है। और उसका पीडीएफ भी आपको यहां पर उपलब्ध। तो एक खास बात है कि पीडीएफ दोनों का मिलेगा। वोकैबुलरी आप अपने पास रख सकते हैं, पीडीएफ के माध्यम से खुद पढ़कर फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं इन पेड कोर्सेज की। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, शी हैज रिड्यूस्ड हर कंजम्पशन टू कंसिडरेबली। कंसिडरेबली का मतलब है सिग्निफिकेंटली, काफी ज्यादा, काफी बड़े स्तर पर। तो कहना ये चाहता है कि उसने अपना कंजम्पशन, अपना उपभोग कम कर दिया है। कितना कम कर दिया है? बहुत ज्यादा कम कर दिया है। तो यहां दोस्तों टू की आवश्यकता है नहीं। अगर मैं टू नहीं लगाता हूं तो भी काम चल जाएगा। कंजम्पशन कंसिडरेबली, क्योंकि कंसिडरेबली तो मॉडिफाई कर रहा है रिड्यूस को, वर्ब की विशेषता बताने के लिए यूज किया जा रहा है। टू की आपको आवश्यकता है नहीं। आपका आंसर होगा 3 नंबर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इट वॉज डिफिकल्ट डिसाइडेड अबाउट ब्रेकअप। इट वॉज डिफिकल्ट टू डिसाइड। डिसाइडेड करोगे इट इज डिफिकल्ट करके, इट वॉज डिफिकल्ट बड़ा मुश्किल था। क्या मुश्किल था? तो ये डिसाइड करना मुश्किल था। किस बारे में? ब्रेकअप के बारे में। तो यहां पे डिसाइडेड के स्थान पे आप करेंगे टू डिसाइड, तब जाके ये सही बनेगा। आपका जो आंसर होगा वो होगा 2 नंबर। बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो दिस ईयर वी वर विजिटेड बाय द डायरेक्टर ऑफ ऑस्ट्रियन कल्चर फोरम। हमें विजिट किया इसके डायरेक्टर ने, इसके निदेशक ने, बेस्ड ऑन दिल्ली। अब ये जो एक कल्चर फोरम है ना, ये कहां पर है? ये दिल्ली में है। बेस्ड ऑन का वैसे आधारित होता है। अगर आप रूल्स को रटेंगे तो फिर आप करेंगे नो एरर इसमें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहां पे आपका आंसर आएगा बेस्ड इन, कि जो कहां पर स्थित है तो बेस्ड इन आएगा, बेस्ड ऑन नहीं आएगा। बेस्ड ऑन का मतलब आप किस पर रिलाई करते हैं, किस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और बेस्ड इन का मतलब है कि ये संस्था यहां पर काम करती है। तो आपका जो आंसर है वो होगा 2 नंबर। तो ये तो हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए कॉमन एरर के। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल, थ्रेट और ट्रीट। थ्रेट का मतलब होता है धमकी। ट्रीट का मतलब आप ट्रीट देते हैं, कोई किसी का बर्थडे है ट्रीट देते हैं आप, है ना, सेलिब्रेट करते हैं, तो वो ट्रीट है। तो ये थ्रेट है या ट्रीट है, ये आपको देखना है। ये एडिटोरियल आपको बताएगा कि थ्रेट है कि ट्रीट है। तो आप एंड तक जरूर से देखेंगे, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करेंगे और पसंद आने पर जरूर से लाइक करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP, जो भी रेड कलर में है, अंडरलाइंड पार्ट है, वो सब के सब सब्जेक्ट हैं। तो RCEP की बात कर रहे हैं। RCEP की फुल फॉर्म करंट अफेयर्स में आपसे पूछी जा सकती है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ये जो है वॉज साइंड पैसिव वॉइस है, क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म है। बी से मतलब होता है 8 क्रियाएं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। इस प्रकार से 8 क्रियाएं हैं जिनमें अगर थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसका मतलब हो गया पैसिव वॉइस है। तो RCEP को साइन किया गया, इनटू एग्जिस्टेंस मतलब साइन करके इसको अस्तित्व में लाया गया। कब? ऑन संडे, संडे को। जब भी आप किसी पर्टिकुलर डे की बात करते हैं, यहां संडे की ही बात है, इसलिए ऑन का प्रयोग है। अगर यहां संडे की बात ना हो के हम बात करते हैं कि संडे से लेकर आज तक, तो फिर हम सिंस लगाते हैं यहां पे, ठीक है। तो RCEP को साइन किया गया, एग्जिस्टेंस में लाया गया। संडे को किसके द्वारा लाया गया? 15 देशों के द्वारा। 15 देशों का नेतृत्व किसने किया? लेड जो है वो लीड की थर्ड फॉर्म है, LEAD। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर थर्ड फॉर्म बगैर सहायक क्रिया के कैसे आ गई यहां पे? तो ये आप एक पास्ट पार्टिसिपल रूप मानिए।
क्योंकि कंट्रीज की विशेषता बता रहा है। कंट्रीज यहाँ पे है नाउन, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए पोस्टपोज्ड एक एडजेक्टिव लिया है हमने। और जब वर्ब को आप एडजेक्टिव बनाते हो तो दो ही संभावनाएं बनती हैं, या तो वहां आईएनजी लगता है या थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। तो 15 देशों का नेतृत्व किसने किया? तो इन देशों ने किया, चाइना ने, जापान ने, साउथ कोरिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने। और ये कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5, और 15 की बात की तो 10 और क्या थे? 10 थे स्टेट आशियान ग्रुपिंग। आशियान एक संगठन जानते ही हैं आप, है ना? उनमें 10 देश, उस संगठन के उस ग्रुप के 10 देश थे, 5 ये थे, इन्होंने नेतृत्व किया, ठीक है। क्रिएटिंग, बनाते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बनाते हुए क्या? वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक्स। ब्लॉक्स का मतलब समूह, ग्रुप। इसे क्या बना दिया है? विश्व के सबसे बड़े जो व्यापारिक संगठन है, ट्रेडिंग व्यापारिक जो संगठन है, उनमें से एक बना दिया इसको। एक बात यहां पे समझने की है, जब भी वन ऑफ द लगता है तो वन ऑफ द लगने पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक चीज ध्यान रखनी है कि जो डिग्री लगाओगे यहां पे एडजेक्टिव की, वो सुपरलेटिव लगेगी, तो यहां पे लार्जेस्ट है। दूसरी बात, यहां जो भी नाउन आप लगाओगे वो प्लूरल लगेगी, तो यहां ब्लॉक्स है, ठीक है। यहां तक की बात तो आपको समझ में आएगी होगी। क्या कहना चाह रहा है? यहां तक ये कहना चाह रहा है कि आरसीईपी को संडे को साइन किया गया, है ना, इस पर हस्ताक्षर हुए, ये एग्जिस्टेंस में आ गया, और 15 देशों के द्वारा यहां पे साइन हुए हैं। इसका नेतृत्व किया है इन 5 देशों ने, और 10 कौन से देश हैं? वो जो आसियान संगठन है उसके सदस्य देश हैं। इस प्रकार से बना दिया है, ये विश्व के सबसे बड़े जो व्यापारिक संगठन है उनमें से एक ये बन गया है, ठीक है। नोटिसेबल बाय इट्स एब्सेंस, ये मतलब ध्यान देने योग्य, नोटिस करने योग्य बात है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा हुआ, तो आपको कहना चाहिए कि ये पार्ट ऑफ स्पीच हुआ एडजेक्टिव, क्योंकि ABLE एंडिंग है। तो जो भी शब्द ABLE एंडिंग होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो नोटिसेबल बाय इट्स एब्सेंस तो कह रहा है कि अपनी अनुपस्थिति, मतलब ये बात नोटिसेबल है, ये नोटिस करने योग्य है। और क्या चीज है? भारत यहां पे नोटिसेबल था। कारण क्या था? कि भारत अनुपस्थित रहा। ये इट्स है, वो इंडिया के लिए पजेसिव एडजेक्टिव्स है ना। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या लगाते हैं? नाउन लगाते हैं, तो एब्सेंस नाउन है। तो भारत नोटिसेबल रहा यहां पे, है ना। इंडिया यहां पे सब्जेक्ट है, इंडिया को देखकर ही वॉज है। और किस कारण से नोटिसेबल रहा? क्यों? मतलब यहां पे आकर्षण का केंद्र रहा, कहें कि ध्यान देने योग्य बात क्यों है? क्योंकि भारत इसमें अनुपस्थित रहा। विच आफ्टर 7 ईयर्स, विच आ रहा है इंडिया के लिए, जिसने की आफ्टर 7 ईयर्स, 7 सालों के बाद, 7 साल किसके? प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशंस। नेगोशिएशंस है नाउन, प्रोट्रैक्टेड क्या है? एक्सटेंडेड, प्रोलॉन्ग्ड, ड्रॉन आउट, काफी लंबित, काफी लंबा चलने वाला। तो इस देश ने, मतलब भारत ने क्या किया? काफी लंबी इसके साथ बातचीत चली थी। उस लंबी चली बातचीत के बाद डिसाइड किया। अब इंडिया को देखकर वर्ब लग गई है, डिसाइडेड। लास्ट नवंबर, कब की बात है? पिछले नवंबर को, क्या? टू एग्जिट द ग्रुपिंग की, इस ग्रुपिंग से, ये जो आरसीपी की बात की है, इस संगठन से बाहर निकल जाएगा। ये भारत ने तय कर लिया था पिछले नवंबर में ही। काफी लंबी बातचीत चली थी। विचार विमर्श को, कंसिडरेशन को नेगोशिएशंस बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका पहले स्लाइड में जो कुछ भी हमने सीखा। तो प्रोट्रैक्टेड एक नया वर्ड था, नोट कर सकते हो। आगे देखिए, इंडिया हैड जस्टिफाइड इट्स डिसीजन। भारत ने जस्टिफाई किया। अगर आप किसी चीज को जस्टिफाई करते हो, इसका मतलब आप सही ठहराते हो, ठीक है। तो भारत ने जस्टिफाई किया इट्स डिसीजन, अपने निर्णय को। तो यहां पे इट्स किसके लिए है? इंडिया के लिए है ना। तो भारत ने अपना डिसीजन जस्टिफाई किया किस रूप में? एज प्रोटेक्टिंग इट्स इकोनॉमी। एज, इस रूप में, प्रोटेक्टिंग मतलब सुरक्षा करना, और इट्स इकोनॉमी, इट्स भारत के लिए पजेसिव एडजेक्टिव, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। भारत ने कहा कि भाई हम हमारी अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए इस ग्रुप में हिस्सा नहीं लेंगे। फ्रॉम बर्जियोनिंग, और किससे बचाना चाहते हैं? समझने की बात देखिए, प्रोटेक्ट के साथ में प्रेपोजिशन क्या लगा दिया? फ्रॉम लगा दिया, ठीक है। प्रोटेक्ट के साथ में प्रेपोजिशन लग गया फ्रॉम। तो किससे बचना है? बचना है बर्जियोनिंग ट्रेड डेफिसिट। बर्जियोनिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए, देख सकते हैं यहां पे सिनोनिम्स, ग्रोइंग, फ्लरिशिंग, इंक्रीजिंग भी कह सकते हो। बढ़ता हुआ जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापारिक घाटा है। व्यापारिक घाटा किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए भारत और चीन व्यापार कर रहे हैं, तो भारत ने जितना आयात किया चीन से, उतना अगर निर्यात भारत नहीं कर पाता है चीन को, तो व्यापारिक घाटा है। इसलिए भारत ने कहा कि भारत ने अपने निर्णय को जस्टिफाई किया, किस रूप में किया? कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना चाहता है, किससे? बढ़ते हुए व्यापारिक घाटे से। विद द मेजोरिटी ऑफ द 15 आरसीईपी मेंबर्स, किसके साथ व्यापारिक घाटा है?
जो 15 सदस्य देश हैं उनकी जो मेजोरिटी है आरसीईपी के सदस्य हैं उनके साथ, और भारत ने हवाला दिया। साइट का मतलब क्या है? कहना, हवाला देना। अब इस साइट के साथ में आपके दिमाग में दो शब्द और चलने चाहिए, एक SITE और एक SIGHT। ये जो SITE होता है ये होता है प्लेस, जगह है, और ये जो SIGHT होता है इसका मतलब होता है विजन, दृश्य। ठीक है, दृष्टि। ये मतलब थोड़े दो शब्द और आपको तुरंत ध्यान आने चाहिए जब भी आप इस वर्ड को देखते हैं। तो भारत ही सब्जेक्ट बना हुआ है, जैसे यहां हेड जस्टिफाइड किया वैसे ही यहां पे हेड साइटेड किया। एंड अपने दोनों और चीजें सेम लेता है क्योंकि एंड बैलेंस करने का काम करता है। तो भारत ने यहां पे हवाला दिया किसका? ग्रुपिंग्स रिफ्यूजल। कौन सा ग्रुप है? आरसीईपी है। रिफ्यूजल, इनकार करना। इसने भारत ने कहा कि भाई आरसीईपी ने इनकार कर दिया किस चीज से? टू एक्सीड का मतलब स्वीकार करना, एडमिट करना, कि इस ग्रुप ने स्वीकार नहीं किया। एक्सीड में टू लगता है, क्या स्वीकार नहीं किया? इट्स रिक्वेस्ट, भारत के रिक्वेस्ट को, भारत के जो भी निवेदन थे उनको। क्या निवेदन थे भारत के? ऑन सेफगार्ड्स, कि भारत बचाना चाहता है, भारत अपने व्यापार को बचाना चाहता है, भारत अपनी इकोनॉमी को सुरक्षित रखना चाहता है, ये निवेदन थे। और भारत ने इस ग्रुपिंग रिफ्यूजल को क्या करार दिया? इसने कहा कि यही डील ब्रेकर था, यही जो एक डील हो सकती थी हमारे बीच में उसको ब्रेक करने वाला था, उसको तोड़ने वाला था। बात समझ में आ गई आपको? एक बार फिर देख लें। भारत ने अपने निर्णय को जस्टिफाई किया, है ना, और किस रूप में किया? भारत ने कहा कि हम हमारी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखना चाहते हैं। किससे? बढ़ते हुए व्यापारी घाटे से। व्यापारी घाटा किसके साथ है? जो भी ये ग्रुप है उसके 15 सदस्य देश हैं उनके साथ है। और भारत ने कहा कि ग्रुप ने मना कर दिया था भारत के अपन जो रिक्वेस्ट थी उनको, और इसी कारण से ये डील ब्रेक हो गई। राइट, आगे देखिए, दोज रीजंस, वो जो कारण थे, दोज के साथ प्लूरल है, याद रखिएगा। दीज और दोज दोनों ही के साथ ही प्लूरल नाउन लगती है। दिस और दैट के साथ नाउन कैसी लगती है? सिंगुलर। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं वैसे, लेकिन जब इनके बाद में नाउन लग जाती है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। तो यहां पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो दोज रीजंस वर ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब होता है ऊपरी तौर पर देखने पर ऐसा लगता है, क्लियर है ये बात, ऑस्टेंसिबल है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सिनोनिम, अपेरेंटली, एविडेंटली, ऑस्टेंसिबली, ऊपरी तौर पर देखने पे ऐसा लगता है। तो ये जो कारण थे, ये जो रीजंस थे, वर ऑन द फेस ऑफ इट जस्टिफिएबल। अब मैं आपसे पूछूं कि जस्टिफिएबल क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहोगे? तो आप कहोगे एडजेक्टिव है, अगेन क्योंकि यहां पे ABLE आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये जो रीजंस थे वो ऊपरी तौर पर देखने पर लग रहे थे कि जस्टिफिएबल है, बिल्कुल ठीक कह रहा है भारत। एट द टाइम मतलब उस समय ठीक लग रहे थे, देखने पे लग रहा था। एंड वर वेलकम्ड, और इनका स्वागत किया गया। इन निर्णयों का, इन भारत के जो रीजंस बताए भारत ने, उनका स्वागत किया गया पैसिव वॉइस से। किसके द्वारा? इंडस्ट्री के द्वारा, ट्रेड के द्वारा, फार्मर्स ग्रुप्स के द्वारा। किसानों का जो ग्रुप था उन्होंने स्वागत किया भारत के निर्णय का। ये जो ट्रेड जो भी संगठन है उन्होंने स्वागत किया। इंडस्ट्री ग्रुप से उन्होंने स्वागत किया। एक बात समझें, फार्मर्स के बाद में देखो एस के बाद अपोस्ट्रोफी है, क्योंकि जब आप जिनेटिव केस लगाते हो, पजेसिव बनाते हो, जब आप अपोस्ट्रोफी लगाते हो, तो हमेशा याद रखें कि प्लूरल नाउन होने पर जिसके एंड में एस और एस होता है उसके बाद में अपोस्ट्रोफी लगता है। सिंगुलर नाउन होता है तो एस के पहले अपोस्ट्रोफी लगता है। ठीक है, आगे देखिए, हाउएवर, हालांकि 12 मंथ्स डाउन द रोड। डाउन द रोड का मतलब इन द फ्यूचर, भविष्य में। तो कह रहा हालांकि 12 महीने अगर बाद देखें, 12 महीने अगर फ्यूचर में देखें, तो इंडियाज ऑप्टिंग आउट, तो भारत का जो ये ऑप्ट आउट है, ऑप्ट का मतलब चुनना है, सेलेक्ट करना है, आउट का मतलब बाहर, एग्जिट होने का जो निर्णय है भारत का, भारत ने जो ऑप्ट आउट कर दिया है, अपीयर्स, ऐसा लगता है। मतलब उस समय, ये देखो उस समय तो ठीक लग रहा था, जस्टिफिएबल लग रहा था निर्णय, लेकिन ये जो 12 महीने बाद अगर देखते हैं तो भारत का जो निर्णय था वो ऐसा लगता है कि फार मोर डिबेटेबल, कि कहीं ज्यादा ये डिबेट करने योग्य विषय है। डिबेटेबल फिर से एडजेक्टिव है क्योंकि ABLE एंडिंग है। तो भारत, ये जो मुद्दा है ये कहीं ज्यादा डिबेट करने योग्य है इन टर्म्स ऑफ, मतलब इस संदर्भ में, किस संदर्भ में? इट्स इकोनॉमिक रैशनल। रैशनल का मतलब एक आप तर्क कह सकते हो, इसकी बुद्धि कह सकते हो, विवेक कह सकते हो। तो भारत का जो आर्थिक विवेक है उसको देखते हुए ये जो मुद्दा है, अब जो निर्णय है भारत का 12 महीने बाद अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ज्यादा डिबेट करने योग्य है, इस पर वाद विवाद हो सकता है, वाद विवाद करने योग्य है। ठीक है, तो ये दूसरा स्लाइड में हमने देखा। आगे देखिए, विद ग्लोबल ट्रेड एंड द इकोनॉमी फाउंडरिंग। विद मतलब इसके साथ, किसके साथ? ग्लोबल ट्रेड, वैश्विक व्यापार, एंड द इकोनॉमी, और अर्थव्यवस्था। फाउंडरिंग डूबने को बोलते हैं, सिंक होने को बोलते हैं। पानी से जहाज भर जाए और उस पर डूब जाए तो उसको बोलते हैं फाउंडर।
वर्ब के रूप में, ठीक है। ऑन द शोल्स ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, यहां पे शोल का मतलब देखिए, शोल के दो मतलब होते हैं। शोल नाउन के रूप में जब होता है तो इसका मतलब एक ये होता है कि मछलियों का बहुत बड़ा समूह है। नाउन के रूप में होता है तो रेज्ड सरफेस होता है, उठा हुआ जो सतह होती है उसको भी बोलते हैं शॉल। तो यहां पे रेज्ड सरफेस के रूप में आप लेंगे। एक इसका एडजेक्टिव के रूप में होता है तो छिछले को बोलते हैं सरफेस, लेकिन चूंकि ये नाउन है तो छिछला तो इसका मीनिंग होगा नहीं, इसका मीनिंग निकालेंगे आप रेज्ड सरफेस। तो कह रहा है कि इस चीज के साथ, किसके साथ, कि एक तो वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था जो है वो डूब गई है। किसके चलते? जो कोविड-19 पेंडेमिक का रेज्ड सरफेस है, कोविड-19 पेंडेमिक जो बढ़ गया है, इसके चलते, ठीक है। इसी के साथ स्पेशली का मतलब है पर्टिकुलरली, विशेष करके, है ना, इस बात मेनली। एज न्यू इन्फेक्शंस इन यूरोप, क्या बात कर रहा है कि जो नए संक्रमण है यूरोप में और यूएस में। यूएस हो गया अमेरिका। यूएस के पहले द क्यों आता है पता है आपको? क्योंकि यूनाइटेड वर्ड जुड़ रखा है। आप यूके में देखोगे तो भी द लगेगा, यूएसए में देखोगे तो भी द लगेगा, है ना, ये यही कारण है। तो ये कह रहा है कि भाई कारण ये हुआ, मतलब इसमें, क्योंकि नए जो संक्रमण है यूरोप में और यूएस में, ये जो नए संक्रमण है इन इन्फेक्शंस को देखकर यहां पे प्रॉम्प्ट है ना, ये मैंने लगाया नहीं है, ये आप हाईलाइट कर लेना, ये सब्जेक्ट है। ये जो इन्फेक्शन है इसने क्या किया है? प्रॉम्प्ट का मतलब प्रेरित करना है, ट्रिगर करना है ना, प्रोटेक्ट, यहां पे देखो एनजेंडर है, ट्रिगर है, ब्रिंग अबाउट है, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया है? नए रेस्ट्रिक्शंस ला दिए हैं। फ्रेश रेस्ट्रिक्शंस का मतलब नए प्रतिबंध लगा दिए हैं देयर, वहां पर यूरोप में और यूएस के अंदर। एक बार फिर समझना इस चीज के साथ कि वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ती हुई कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण ये डूब गई है। अर्थव्यवस्था डूब गया है, क्या डूब गया है? ट्रेड, वैश्विक व्यापार। विशेष करके अमेरिका और यूरोप में फिर से प्रतिबंध लग गए हैं, क्योंकि बीमारी, ये फिर से संक्रमण, नए संक्रमण के केसेस आ गए हैं। द प्रीएमिनेंस, तो प्रीएमिनेंस का मतलब ये होता है कि आप यूं कह सकते हो बहुत ही प्रमुख बात है, प्रमुखता है इस बात की, है ना, या फिर सुपीरियरिटी है इस बात की। तो जो सुपीरियरिटी है किसकी? ईस्ट एशियन और पैसिफिक कंट्रीज की, मतलब जो पूर्वी एशियाई देश हैं उनकी, और जो पैसिफिक कंट्रीज हैं उनकी। इसमें शामिल कौन कौन से हैं? इसमें चाइना शामिल है, साउथ कोरिया है, वियतनाम है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये देश हैं, ठीक है। ये कौन से देश हैं? ये ईस्ट एशियन और पैसिफिक कंट्रीज के नाम बताए हैं। सर्विंग, ये सर्व कर रहे हैं, मतलब ये अपना काम कर रहे हैं, किस रूप में? एज ए बुलवाक। बुलवाक का मतलब होता है प्रोटेक्टर, रक्षक के रूप में, एक फोर्टिफिकेशन के रूप में, एक किलेबंदी के रूप में। किसके अगेंस्ट? ये एक रक्षक के काम कर रहे हैं। इन कंटेनिंग द पेंडेमिक, इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए। कंटेन का मतलब रोकना होता है, किसी चीज के फैलाव को रोकने को कंटेन बोलते हैं। एंड री एनर्जाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, री मतलब पुनः, एनर्जाइजिंग ऊर्जावान बनाना, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक गतिविधि। कैन हार्डली बी अंडरस्टेटेड, इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इस बात को आप हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये पैसिव वॉइस है, हालांकि कैन बी अंडरस्टेटेड बी के साथ थर्ड फॉर्म है। हार्डली का मतलब आप नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव वर्ड है, तो इस बात को आप हल्के में नहीं ले सकते। अंडरस्टेट का मतलब होता है किसी चीज को कम आंक लेना, किसी चीज को कम समझ लेना, ठीक है। एक बार फिर समझना, तो देखो एक तरफ क्या है कि वैश्विक व्यापार और आर्थिक जो गतिविधि है वो सब डूब गई है कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। विशेष करके अब यूएस और अमेरिका में एक बार, मतलब यूएस में और यूरोप में एक बार फिर से नए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही जो एक प्रमुखता है, पूर्वी एशियाई और पैसिफिक कंट्रीज नाम गिनाए हैं जो कि इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए काम कर रहे हैं और फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी को री एनर्जाइज करने का काम कर रहे हैं। तो इस बात को आप कम नहीं समझ सकते, क्योंकि वहां तो आर्थिक गतिविधि चौपट हो रखी है, लेकिन यहां ये देश देखिए लगातार काम कर रहे हैं अपनी आर्थिक गतिविधियों को री एनर्जाइज करने का। तो इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आगे देखिएगा, एड टू दिस, इसी के साथ एक बात और जोड़ दो। एड टू का मतलब यहां पे है कि इसी के साथ, ये तो बात हमने बातें करी है, इसके साथ में कुछ एक और चीजें और जोड़ दीजिए। इज द हाइटेंड टैरिफ अनसर्टेनिटी। हाइटेंड का मतलब ये देखो एडजेक्टिव है, यहां पे पास्ट पार्टिसिपल है और इसको मतलब इंक्रीज्ड, जो बढ़ी हुई है। द इंक्रीज्ड टैरिफ अनसर्टेनिटी, टैरिफ का मतलब कर से संबंधित, टैक्स से संबंधित, अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता की बात है। तो इसी के साथ जो बढ़ी हुई टैरिफ अनसर्टेनिटी है, किसके द्वारा जनरेट हुई? ये जनरेट की गई है डेडलॉक्ड ब्रेक्जिट नेगोशिएशन। डेडलॉक्ड का मतलब क्या है? डेडलॉक्ड से मतलब है, देखिए जहां डेडलॉक आ गया इसका मतलब
ना तो वो सामने वाली पार्टी मेरी मानने को तैयार है, ना मैं सामने वाली पार्टी की मानने को तैयार हूं। जब दो पक्ष हैं अपनी अपनी बातों पे अड़े हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे के जिद पकड़े हुए हैं कि ना मैं तेरी सुनूंगा और अगला कहता है ना मैं तेरी सुनूंगा, तो उसको बोलते हैं डेडलॉक्ड। ये भी एडजेक्टिव के रूप में है, थर्ड फॉर्म दे रखी है, ठीक है। ब्रेग्जिट, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना ब्रेग्जिट कहलाता है। नेगोशिएशंस, विचार विमर्श, किसके बीच में? ब्रिटेन और ईयू के बीच में। ईयू क्या है? यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसी के साथ बढ़ता हुआ जो टैक्स की अनिश्चितता है, जो किसके द्वारा यहां पे जनरेट हुआ है, ईयू और ब्रिटेन के बीच जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं, वो उसमें डेडलॉक जो आ चुका है, दोनों ही एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, उसके कारण एंड और इट बिकम्स एविडेंट, ये बात स्पष्ट हो जाती है। इट को देखकर बिकम्स है, सिंगुलर है। एविडेंट का मतलब क्लियर है, ऑब्वियस है, स्पष्ट है। ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इंडिया में हम मिस्ड, याद रखिएगा मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि ऐसा हुआ होगा। तो भारत ने यहां हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि भारत ने एक वाइटल अपॉर्चुनिटी, वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, क्रूशियल कह सकते हो, अपॉर्चुनिटी, अवसर मिस कर दिया है, मतलब खो दिया है। मतलब आरसीईपी को ज्वाइन ना करके लेखक का कहना है कि ऐसा कर दिया है। कारण क्या है? कारण यह है कि बढ़ती हुई टैक्स की अनिश्चितता है, ब्रिटेन और ईयू के बीच में जो डेडलॉक नेगोशिएशंस है उसके कारण यह अनिश्चितता बढ़ी हुई है। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत ने शायद एक बेहतरीन मौका, एक महत्वपूर्ण मौका खो दिया है, ठीक है। वाइटल का मतलब नोट कर लीजिएगा, एडजेक्टिव है। गिवन दैट से मतलब है ऐसा सोचते हुए, ऐसा कंसीडर करते हुए। काफी बार हमने देखा है इसको, जब भी गिवन आप यूज करते हो प्रेपोजिशन के रूप में, इसका मतलब होता है कंसीडर करते हुए। आप हर दिन शायद एडिटोरियल में ये वर्ड जरूर देखते हैं। तो इस चीज को देखते हुए कि आरसीपी मेंबर्स नाउ अकाउंट फॉर, अब जो आरसीपी के सदस्य हैं वो अकाउंट फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार होना, है ना। अकाउंट फॉर का मतलब होता है कि इतना भाग ये कवर करते हैं, ठीक है। तो ये देखते हुए कि आरसीपी के सदस्य 15 सदस्य देश हैं, वो 15 सदस्य देश जो हैं वो अब कितना प्रतिशत, 30% लगभग किसका? वैश्विक जीडीपी का कवर करते हैं। आरसीपी में जो 15 सदस्य हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमी है उसकी जो जीडीपी है उसका 30% ये देश कवर करते हैं। एंड थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका 1/3 ये कवर करते हैं 15 सदस्य देश, द सिग्नेटरी स्टेट्स। तो इसको देखते हुए जो सिग्नेटरी स्टेट्स का मतलब है जिन जिन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, आरसीईपी में शामिल हुए हैं, ठीक है। संडे को जो ये सिग्नेचर हुए हैं, तो जो सिग्नेटरी स्टेट्स का राज्य नहीं है, देश है। तो जो 15 सदस्य देशों ने यहां पे हस्ताक्षर किए हैं, वर इम्फेटिक का मतलब किसी बात पर जोर देना। अगर मैं कहूं कि आई एम इम्फेटिक, आगे मैं कोई बात बोलता हूं, इसका मतलब मैं इस बात पर स्ट्रेस डालना चाहता हूं। तो ये है कि ये इम्फेटिक थे। द टाइमिंग ऑफ द अकॉर्ड की जो ये अग्रीमेंट की टाइमिंग है, अकॉर्ड का मतलब है अग्रीमेंट, नोट कर लीजिएगा कि जो समझौते की टाइमिंग है, जो ये समझौता हुआ है, वो टाइमिंग प्रेजेंट करती है। टाइमिंग को देखकर यहां प्रेजेंट है, ये प्रस्तुत करती है क्या? अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही अलग सा अवसर देती है, एक अलग सा अवसर प्रदान करती है। किसके लिए? टू सपोर्ट देयर इकोनॉमिक रिकवरी, उनके आर्थिक जो रिकवरी है उसको सपोर्ट करने के लिए। बात समझ में आ रही है? मतलब है इस चीज को देखते हुए कि आरसीपी के मेंबर्स जो हैं वो विश्व की जीडीपी का 30% कवर करते हैं, विश्व की जनसंख्या का 1/3 कवर करते हैं। तो जो सिग्नेचर करने वाले जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज हैं, वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि जो टाइमिंग है इस समझौते की वो एक अलग सा अवसर है, इसलिए कि वो पूरे वर्ल्ड या देशों की आर्थिक रिकवरी को सपोर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल डीरेल जो अर्थव्यवस्था हो चुकी थी कोविड-19 के कारण, उसको फिर से पटरी पर लाना चाहते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब वो डेवलपमेंट जो कि समावेशित हो, जिसमें सभी का विकास हो, ठीक है। एंड जॉब क्रिएशन मतलब रोजगार सृजन, है ना। इवन एज इट हेल्प्स स्ट्रेंथन रीजनल सप्लाई चेन्स, इवन एज उस स्थिति में भी कि जब ये हेल्प करता है स्ट्रेंथन। याद रखिए हेल्प के बाद में आप दो संभावनाएं देखते हैं, ईदर V0 और 2 + V0, मींस या तो इंफिनिटिव या फिर बेयर इंफिनिटिव, दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन ज्यादा प्रचलित है सीधा V0 लगाएं, सीधा बेयर इंफिनिटिव लगाएं, तो यहां पे स्ट्रेंथन है। रीजनल सप्लाई चेन, रीजनल क्षेत्रीय सप्लाई आपूर्ति चेन श्रृंखला की जो क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला है उसको स्ट्रेंथन करने में ये हेल्प करेगा। ये भी यहां पे है। इनका सबका प्रयास, सामूहिक प्रयास जो है वो इन देशों की आर्थिक रिकवरी का काम करेगा। जो आरसीपी के हस्ताक्षर उन्होंने किए हैं, ये इनका कहना है। और साथ साथ में
ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, जॉब क्रिएशन का काम करेगा, क्योंकि कारण यहां पे ये है कि ये यहां पे स्ट्रेंथन करता है क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला को, आपस में लेन देन जो है वो काफी मजबूत हो जाएगा। आगे देखेंगे, इंटरेस्टिंगली, काफी रोचक है ये बात, काफी इंटरेस्टिंग है ये बात, क्या कि अमंग द आशियान सिग्नेटरीज की ये जो आशियान देश हैं, 10 जो आशियान सदस्य देश थे उन्होंने भी इसमें शामिल हुए हैं आरसीईपी के अंदर। तो इन्हीं के बीच आर सेवरल रिलेटिवली फार स्मॉलर इकोनॉमीज, वो मतलब इनके अंदर अनेकों रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से फार स्मॉलर, याद रखना कि जब डिग्री कंपैरेटिव से पहले फार लगाते हो इसका मतलब आप स्ट्रेस डालते हो उस चीज पर। अगर आप डिग्री कंपैरेटिव से पहले फार लगाते हो तो आप उस चीज पर स्ट्रेस डालते हो कि कहीं ज्यादा है, फार बेटर, फार वर्स, है ना, इस प्रकार बनता है ये स्मॉलर इकोनॉमीज। तो कह रहा है काफी रोचक है कि जो आशियान सिग्नेटरीज हैं, जो आशियान देश हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं इस आरसीपी में शामिल होने के लिए, उनमें अनेकों, सेवरल के साथ में नाउन प्लूरल लगती है, अनेकों ऐसे बहुत ही छोटे, तुलनात्मक रूप छोटे, तुलनात्मक मतलब भारत से काफी ज्यादा छोटे इकोनॉमीज हैं, स्मॉलर इकोनॉमीज हैं, जिसमें शामिल कौन कौन है, वियतनाम और फिलीपींस शामिल हैं। फिलीपींस से पहले द क्यों है, क्योंकि ये द्वीपों का समूह है, आइलैंड्स का ग्रुप है। तो आप जब वेस्ट इंडीज लगाते हो तो भी द लगाते हो क्योंकि वो भी द्वीपों का समूह है, तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इस कारण से द है। फिलीपींस की राजधानी आप देखिएगा, आप इसमें राजधानी जो है मनाली ऐसा कुछ दे रखा होगा, देखना एक बार आप, है ना। तो फिलीपींस से पहले द क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे द्वीपों का समूह है, शायद तकरीबन 3,500 के करीब इसके अंदर द्वीप हैं, इस कारण से द है। और विच नॉट ओनली कंटिन्यू, विच किसके लिए आ रहा है, इन दोनों देशों के लिए। ये दोनों देश जो है वियतनाम और फिलीपींस, ये ना केवल नॉट ओनली के साथ क्या लगाते हैं, बट ऑल्सो, ये देखो बट ऑल्सो आ रहा है ना। तो ना केवल ये देश जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं टू हैव देयर शेयर ऑफ डिस्प्यूट्स, है ना, टू हैव देयर शेयर ऑफ डिस्प्यूट्स विद बीजिंग यहाँ पे चाइना की राजधानी चाइना की बात कर रहा है। तो ना केवल ये लगातार अपना जो डिस्प्यूट है, अपना जो एक झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है चाइना के साथ में, उसका उनका शेयर है, मतलब हिस्सेदारी इनके, झगड़ा इनका भी चल रहा है, बल्कि सफर सिग्निफिकेंट ट्रेड इम्बैलेंसेज, मतलब ये सफर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ा ट्रेड, व्यापारिक इम्बैलेंसेस मतलब असंतुलन की स्थितियां विद एशियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये चाइना के लिए है, एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ। एक बार फिर समझना, बड़ी रोचक बात है कि जो भी आशियान सिग्नेटरीज हैं, जिन जिन आशियान समूह के सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए हैं इस ग्रुप में शामिल होने के लिए, उनमें अनेकों ऐसे छोटी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं जिसमें वियतनाम और फिलीपींस शामिल हैं। ठीक है, तो ये जो देश हैं, ये जो इकोनॉमीज हैं, जो ना केवल यहां पे उनका झगड़ा बीजिंग के साथ चल रहा है, बल्कि वो काफी ज्यादा व्यापारिक असंतुलन की स्थितियां भी झेलते हैं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ। तो कहने का मतलब ये है, लेखक ये कहना चाहता है कि अगर ये छोटे छोटे देश भी चाइना के रहते हुए इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं तो भारत क्यों नहीं हो सकता, ये कहना चाहता है। आगे देखिएगा, दैट दीज एंड अदर लार्ज नेशंस, टू थिंग्स आर देयर। एक तो देखिएगा दीज एंड अदर लार्ज नेशंस, लार्जर नेशंस, एक तो ये सब्जेक्ट है। दीज मतलब ये कौन से, वियतनाम और फिलीपींस की बात की थी, और साथ में अन्य जो बड़े राष्ट्र हैं इन द ग्रुपिंग, इस ग्रुप में, आरसीईपी के लिए ग्रुपिंग नाम है। चूंकि मैं पता लग गया किस ग्रुप की बात आप कर रहे हो, जब नाउन डेफिनेट बन जाती है तो उससे पहले द लगाते हैं, तो द का प्रयोग है। तो ये जो देश हैं और इससे भी बड़े जो राष्ट्र हैं इस समूह के अंदर, हैव चोजन, इन्होंने चुना है, इन्होंने सिलेक्ट किया है, क्या सिलेक्ट किया, टू बेरी देयर जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस, बेरी बोलते हैं इसको, दफनाना, डिफरेंसेस मतभेद, मतलब मतभेद भुनाने की कोशिश की है। जियोपॉलिटिकल का मतलब है भू राजनीतिक, तो जो भी इनके मतभेद चल रहे हैं चाइना के साथ में, जो भी इनका झगड़ा है, उनको भुला देने की, उनको दफना देने की इन्होंने सिलेक्ट किया है कि ठीक है, झगड़े भाड़ में गए, पहले व्यापार को संभालेंगे, है ना। इन ऑर्डर टू मतलब इसके इस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से, प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता देना, है ना, प्रायोरिटी देना, व्हाट दे कलेक्टिवली सी, कि जिस चीज को वो कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से देखते हैं, एज अ म्यूचुअली बेनिफिशियल, म्यूचुअली परस्पर बेनिफिशियल, लाभदायक ट्रेडिंग कॉम्पैक्ट मतलब व्यापारिक समझौता, है ना, वो व्यापारिक समझौता, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि बेनिफिट करेगा, जो कि लाभ देगा देयर इकोनॉमीज, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को। ठीक है, ओवर द लॉन्गर टर्म, अगर आप लंबे समय की बात करो, ओवर का मतलब ड्यूरिंग से ले सकते हो, लंबे अवधि के दौरान, ये जो चीज है ये दैट से जुड़ा हुआ है, इज द क्लियरेस्ट टेस्टामेंट, ये बिल्कुल स्पष्ट सा
टेस्टामेंट सबूत है, प्रूफ है, एविडेंस है, टेस्टामेंट में टू लगता है। ये सबूत है किस चीज का? कि इकोनॉमिक रियलिज्म कि जो आर्थिक यथार्थवाद है, रियलिज्म यथार्थवाद, वास्तविकता, वो जो है ट्रम्पिंग, वो जीत रहा है, वो आगे निकल रहा है। ट्रम्प का मतलब आउटशाइन, आउट परफॉर्म, एक्लिप्स, सरपास, वो आगे निकल रहा है किस चीज से? नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, राष्ट्रवादी राजनीति से। कि ठीक है आपका झगड़ा है बीजिंग के साथ, फिर भी आप मिल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो देश की आर्थिक उन्नति में कोई बाधा ना आए, रुकावट ना आए। तो आप इस यहां पे कह रहा है कि आर्थिक यथार्थवाद जो है वो जीत गया है, वो आगे निकल गया है किससे? राष्ट्रवादी राजनीति से। एक बार फिर बता देता हूं कि ये जो देश है वियतनाम और फिलीपींस, इनके साथ साथ और भी बड़े जो राष्ट्र हैं इस समूह के अंदर, इन राष्ट्रों ने क्या चुना है कि अपने भू राजनीतिक जो भी मतभेद है चाइना के साथ उसको भुला देंगे। ठीक है, किस कारण से? क्योंकि वो प्राथमिकता देना चाहते हैं किस चीज को? परस्पर व्यापारिक जो भी लाभ है उसको, है ना। जिस समझौते को वो देखते हैं या वो समझौता जो कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंचाएगा, किसके अगर लंबे समय की बात करेंगे तो ये जो चीज है ये बिल्कुल स्पष्ट सा एक सबूत है इस बात का कि आर्थिक यथार्थवाद जो है वो राष्ट्रवादी राजनीति से कहीं आगे निकल गया है। टेस्टामेंट में टू लगेगा। ट्रंप का मतलब क्या है वो नोट डाउन करेंगे आप। इससे आगे देखेंगे ऑल्सो, साथ ही द समरी ऑफ द फाइनल अग्रीमेंट, जो भी अंतिम समझौता हुआ उसका जो भी समरी है वो समरी शो करती है, समरी को देखकर शोज है, वो ये दिखाती है दैट द पैक्ट, कि ये जो समझौता है, ये जो पैक्ट हुआ है, अग्रीमेंट हुआ है, जो अकॉर्ड हुआ है, इस पैक्ट को आप अग्रीमेंट कह सकते हो, इसको आप अकॉर्ड कह सकते हो। तो जो समझौता हुआ है डज कवर, वो कवर करता है एन अटेम्प्ट, और प्रयास करता है टू एड्रेस इश्यूज, उन मुद्दों को सुलझाने का। एड्रेस यहाँ पे वर्ब के रूप में है, तो सुलझाना है, रिजोल्व करना है, उन मुद्दों को रिजोल्व करने का जो मुद्दे इंडिया हैड फ्लैग्ड, जो भारत ने चिन्हित किए थे। फ्लैग का मतलब है मार्क करना, जो भारत ने मार्क किए थे, जो चिन्हित किए थे, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है रूल्स ऑफ ओरिजिन, जो भी ओरिजिन के रूल्स हैं, मतलब जो भी मूल है इस ग्रुपिंग का, उसके रूल संबंधित भारत ने कुछ चिन्हित किए थे। ट्रेड इन सर्विसेज, कौन कौन से व्यापारों की बात आप करोगे वो चीजें, मूवमेंट ऑफ पर्संस, लोगों का आना जाना, एंड क्रूशियल और बड़ा महत्वपूर्ण है रेमेडीज एंड सेफगार्ड। रेमेडीज मतलब जो भी अगर झगड़ा अगर हो गया, कोई भी तकलीफ अगर आती है तो उसका उपाय क्या होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो रेमेडीज है। सेफगार्ड्स, कैसे सुरक्षित रखेंगे देश अपनी अर्थव्यवस्था को, भारत ने ये मुद्दे चिन्हित किए थे, उसी की बात कर रहा है। तो साथ ही में जो इस फाइनल अग्रीमेंट की जो भी समरी है वो ये दिखाती है कि जो समझौता है वो कवर करता है और प्रयास करता है उन मुद्दों को सुलझाने का जो भारत ने चिन्हित किए थे। ठीक है, आगे देखिएगा, एक्नॉलेजिंग, ये स्वीकार करते हुए, एडमिटिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसको स्वीकार करते हुए कि इंडियाज इकोनॉमिक हेफ्ट, हेफ्ट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, प्रभाव, भारत का भारी भरकम जो प्रभाव है उसको हेफ्ट बोला जाएगा। क्लाउट जो है, क्लाउड का मतलब भी प्रभाव होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस बात को स्वीकार करते हुए कि भारत का जो आर्थिक प्रभाव है एंड वैल्यू, और भारत का जो मूल्य है एज ए मार्केट, एक मार्केट के रूप में, द आरसीईपी मेंबर्स, तो आरसीईपी के सदस्य देश जो हैं, हैव नॉट ओनली लेफ्ट द डोर्स ओपन, तो उन सदस्य देशों ने ना केवल दरवाजे खुले रखे हैं, शुड न्यू दिल्ली रिकंसीडर इट्स स्टांस, यदि भारत अपना स्टांस, यहां शुड जो है वो इफ के अर्थ में है, यदि भारत अपना जो भी मनोवृत्ति है, अपनी जो एक नजरिया है, अपना जो एक क्या कह सकते हो, अपना एक एटीट्यूड है, अपना जो आउटलुक है, उसको फिर से विचार करें। इसके लिए यदि भारत फिर से सोचता है अपने स्टांस, अपनी मनोवृत्ति को लेकर, है ना, अपना जो भी रुझान दर्शाया था कि हम इस ग्रुप में नहीं जाएंगे, अगर सोचता है तो फिर इन सदस्य देशों ने अभी भी भारत के दरवाजे खुले रखे हैं, बल्कि साथ साथ में बट हैव ऑल्सो वेव्ड, वेव्ड का मतलब छूट देना, है ना, तो इन्होंने छूट दी है अ की 18 मंथ्स कूलिंग पीरियड, मतलब की मतलब महत्वपूर्ण 18 महीने का कूलिंग पीरियड दिया है। कूलिंग पीरियड का मतलब क्या है? कूलिंग पीरियड का मतलब भारत को सोचने के लिए वक्त दिया है ना, फॉर इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स, किसके लिए वक्त दिया है? जो भी इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स है, जो भी इस ग्रुप में शामिल होना चाहे, 18 महीनों का उनके पास वक्त है, 18 महीने सोचें फिर ग्रुप में आ सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझिए, तो इस बात को स्वीकार करते हुए कि भारत का आर्थिक प्रभाव है और वैल्यू है एक मार्केट के रूप में, तो आरसीईपी मेंबर्स जो हैं उन्होंने ना केवल भारत के लिए, अगर भारत अपने स्टांस को फिर से सोचता है, उस पर विचार करता है, तो भारत के दरवाजे खुले रखे हैं, बल्कि इन्होंने 18 महीने का एक महत्वपूर्ण समयावधि दी है। जो भी इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स हैं, जो भी आवेदक हैं और सदस्य देश हैं जो भी चाहते हैं कि इस ग्रुप में शामिल हों, उनके 18 महीने का टाइम दिया है। इट वुड बी इन इंडियाज इंटरेस्ट, तो लेखक कह रहा है कि ये भारत के हित में होगा। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे हित है, तो भारत के ये हित में होगा। वुड यहाँ पे हाइपोथेटिकल कंडीशन, काल्पनिक स्थितियों के लिए यूज किया गया है, तो भारत के लिए हित में होगा
टू डिस्पैशनेटली रिव्यू, डिस्पैशनेटली का मतलब इम्पार्शियल तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, तार्किक तरीके से, अनइमोशनल तरीके से, भावनात्मक तरीके से नहीं। तो भारत के हित में होगा कि भारत जो है अपनी पोजीशन को, अपनी जो भी स्थिति है, अपना जो मनोवृत्ति है उसको फिर से कंसीडर करे, फिर से रिव्यू करे, फिर से पुनरावलोकन करे एंड इम्ब्रेस, इम्ब्रेस का मतलब है अडॉप्ट करना, अपनाना, एडमिट करना, और भारत स्वीकार करे ओपननेस, खुलेपन को, ओपननेस से आए, किसकी बजाय प्रोटेक्शनलिज्म। ठीक है, भारत चाहता है कि अपने अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्ट करना चाहता है, संरक्षणवाद की नीति अपनाना चाहता है, लेकिन उसकी बजाय, रेदर मतलब उसकी बजाय, रेदर के साथ देन लगता है, उसकी बजाय भारत यहां पे ओपननेस को अपनाए, खुलेपन को अपनाए, जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस ने किया है उस तरीके से। चलिए साहब आगे बात करते हैं रिवीजन की। तो फ्लैग का मतलब है मार्क करना, चिन्हित करना, तो पहले के साथ हम जोड़ेंगे बी को। दूसरा है एक्सीड, अग्री करना होता है, सहमत होना होता है, एक्सीड में टू लगता है, याद रखेंगे। ट्रम्प से मतलब है आउटशाइन, डी जोड़ देंगे, ठीक है, आगे निकल जाना, आउट परफॉर्म करना। प्रॉम्प्ट का मतलब प्रेरित करना है, तो ट्रिगर आ जाएगा इसका आंसर। और बुलवाक का मतलब प्रोटेक्टर है, सुरक्षा करने वाला है, फोर्टिफिकेशन है, बैरिकेड है। तो ये आपके हुए रिवीजन की बात, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आज के ट्रांसलेशन वाले सेंटेंस की। पहला सेंटेंस है, मैं उसे मुझे चखाऊंगा। मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस अब इंक्लूड करने शुरू कर दिए जो आपको स्पोकन में बहुत हेल्प करेंगे। मैं उसे मजा चखाऊंगा, इसका मतलब है आई विल टीच हिम अ लेसन, आई विल टीच हिम अ लेसन। चूंकि फ्यूचर का है तो विल शैल लगाना ही था। आपका डिटर्मिनेशन दर्शाता है कि आप ऐसा करेंगे, इसलिए मैंने विल लगा दिया, आई विल टीच हिम अ लेसन। फिर है ऐसी बहकी बहकी बातें मत करो। अब देखिए एग्जैक्टली लिटरल अगर मीनिंग निकालेंगे तो फिर शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे जोड़ेंगे, इसीलिए आप थोड़े से अंदर वाली बातें, इम्प्लिसिट जो मीनिंग होता है वो निकालने की कोशिश करें। तो डोंट टॉक सच एब्सर्ड थिंग्स, एब्सर्ड का मतलब बेहुदा, नॉनसेंस, है ना, तो डोंट टॉक सच एब्सर्ड थिंग्स। अपना मूड ठीक करो, तो चीयर योरसेल्फ अप, चीयर योरसेल्फ अप, ठीक है। तो आप डेली लाइफ में अगर यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस डेवलप आपका होगा। मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।